अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वेरिएंस के आपको ना 3 सवाल दिए थे मैंने, तो आप ऐसा करें कि ये लेक्चर यहीं बंद करें। पहले आप वो 3 सवाल करें, और क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है ना मटेरियल वेरिएंस, उसके बाद अब मैं लेबर पढ़ाने लगा हूँ, तो फिर वो आप भूलना शुरू हो जाएंगे चीज़ें। तो पहले आप ये यहीं वीडियो बंद करके पहले सवाल करें जाके, फिर लगाएं वीडियो। कर लिए इनका ना मैं आपको एंड आंसर की बजाय, क्योंकि एंड आंसर तो आपके जो सॉल्यूशन बुक में है उससे टैली कर जाएंगे, मैं आपके सिर्फ वो 3 कॉलम टैली करा देता हूं। पहले स्प्रिंग 7 बता रहा हूं क्वेश्चन, सिल्वर लाइन वाला। इसमें जो टोटल आउटपुट है, टोटल जो इनपुट है 9,27,000 यूनिट्स, सॉरी प्रोडक्शन 9,27,000 यूनिट्स, तो 532 के हिसाब से इसमें जितने किलो लगने चाहिए थे, मैं एस क्यू इन एस एम वाला कॉलम बता रहा हूं। पहले स्प्रिंग 2007 एस क्यू इन एस एम वाला कॉलम बता रहा हूं। ए 463,500, बी 278,100, सी 185,400। ये मैंने 9,27,000 को, बुक दिखाना, ये मैंने 9,27,000 यूनिट्स को वही जो स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया हुआ है तो उसके 0.5, 0.3, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एस क्यू इन एस एम बताया मैंने। ए क्यू इन ए एम दिया हुआ है 530, 280, 190, और जो ए क्यू इन एस एम है वो इस टोटल 1 मिलियन को पहले कॉलम की रेशियो में बांटा है। ये आता है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये स्प्रिंग 7 के मैंने तीनों कॉलम बताए हैं। अब आप जब इसको मिक्स और यील्ड का फार्मूला लगाएंगे तो ठीक कर ही लेंगे। इस सवाल में पार्ट बी के बारे में एक बात बताता हूं आपको भी। पहले बाकी तीनों सवाल डिस्कस कर लूं, फिर इसके पार्ट बी के बारे में एक बात बताता हूं। स्प्रिंग 6 की फिगर्स बता रहा हूं। आप स्प्रिंग 6 में जो स्टैंडर्ड है वो 2200 किलो का है, और एक्चुअली हमने 12,100 किलो बनाए। तो वो जो फार्मूला बताया था उस हिसाब से जब सॉल्व करेंगे तो एस क्यू इन एस एम 6600, 3300, 1100 और 2200, वो जो फार्मूला बताया था उसी रेशो से बांटा मैंने। बाकी गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी इन ए एम 6,000, 4800, 1600 और 2500, ये गिवन है। और इनके टोटल 14,900 को पहले कॉलम की रेशो में बांटेंगे तो ए क्यू इन एस एम तीसरा कॉलम आएगा 7450, 3725, 1242 और 2483। बाकी आप इसके फिगर्स पुट करेंगे तो वेरिएंसेस के आंसर टैली कर जाएंगे। फिर है ऑटम 99। इसमें स्टैंडर्ड 1900 किलो का है, जबकि जो हमने एक्चुअली प्रोडक्शन की है वो निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालनी पड़ेगी? आपको मटेरियल के रिकॉर्ड्स दिए हुए, इस मटेरियल के रिकॉर्ड से ओपनिंग भी है, परचेजेस भी है, क्लोजिंग भी है। यहां से यूज्ड निकल आएंगे, तो यूज्ड निकलेंगे 1100, 700 और 600, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके। इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो 2400 किलो आएगा। एक्चुअल लॉस हुआ है 200 किलो, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 2200 किलो। तो जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो 1900 किलो के लिए है और एक्चुअल प्रोडक्शन 2200 किलो हुई है। तो इसी फार्मूला, जो आपको फार्मूला सिखाया था, उसी फार्मूले से जब बांटेंगे तो एस क्यू इन एस एम पहला कॉलम आ जाएगा 1158, यानी 1158, 695 और 463, और एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स ये अभी जो यूज्ड निकाले हैं 1100, 700 और 600, और इसके टोटल 2400 को
जब पहले कॉलम की रेशियो में बांटेंगे तो वो आ जाएगा 1200, 720 और 480। तो ये इनके तीनों कॉलम्स बता दिए मैंने। अब जो स्प्रिंग 7 में पार्ट बी है ना, वो समझ लें, और जो समझाऊंगा समझ आ जाएगा, अपने अल्फाज में लिख लेना। ये वैसे मुझे 60A में ही बताना चाहिए था, लेकिन चलो खैर है। मैंने अप्लाइड फिक्स्ड एफएच, अगर ऐसी खुद से फिगर्स बना रहा हूं, 50,000 रुपए हैं और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 70,000 रुपए हैं। ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये क्या है? अंडर अप्लाइड। और ये है असल में वो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल कॉस्ट वेरिएंस ना, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। इसको फर्दर एनालाइज किया जाता है अच्छा, वो माइक बीच में थोड़ा मसला हो गया था, मैं ये सारा दोबारा बता रहा हूँ। ये सारी फिगर्स मैंने खुद अज्यूम की हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं, एक्चुअल इतने हैं, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट वेरिएंस। इसको तोड़ा जाता है, फर्दर एनालाइज किया जाता है स्पेंडिंग में और वॉल्यूम में। तो मैंने कहा वो 12 और 8 है और ये माइनस है ना, ये एडवर्स है। फिर वॉल्यूम को मजीद तोड़ा जाता है किसमें? कैपेसिटी में और एफिशिएंसी में। फर्ज कर लेते हैं कि ये है 10,000 नेगेटिव और ये है 2,000 पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? वॉल्यूम के बराबर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। अगर मैं ये लिखूं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 70,000 और इसके नीचे लिखूं फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस -12,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस +2,000, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस -10,000। इसका आंसर किसके बराबर आएगा? करें टोटल कितना आता है? $50। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। यानी मैंने एक्चुअल से स्टार्ट किया, वेरिएंसेस लिखे सारे जो हो सकते थे। मैंने वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा? वॉल्यूम को तोड़ दिया। वॉल्यूम भी लिख दूंगा तो डबल हो जाएगा। तो अब ये रिकंसाइल हो गया अप्लाइड के साथ। प्रॉपर कंप्लीट रिकंसिलेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक लिखते हैं और बीच में सारे वेरिएंसेस लिखते हैं। आपको एक पोर्शन की रिकंसिलेशन भी टेस्ट हो सकती है। यानी आपको पूछा जा सकता है कि मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलेशन कर दें। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल, तो मटेरियल कॉस्ट की रिकंसिलेशन से मुराद है कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऊपर रखें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको प्लस माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। इसी तरह आपसे कहा जा सकता है कि लेबर कॉस्ट की रिकंसिलेशन बना दें, तो आप एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऊपर लिखेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस
आइडल टाइम वेरिएंस, इसका आंसर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट के बराबर आएगा। तो आपसे अगर किसी कॉस्ट की रिकंसिलेशन करने को कहा जाता है तो आपने उसके एक्चुअल से शुरू करना है। प्रॉफिट में किससे शुरू करते थे? बजटेड से। कॉस्ट में चूंकि साइन फर्क हो जाने हैं ना, तो मैं वेरिएंसेस के साइन बदलने की बजाय आपको जगह बदल के दे रहा हूं। तो अगर आपको किसी कॉस्ट का वेरिएंस निकालने को, किसी कॉस्ट की रिकंसिलेशन करने को कहा जाए, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, तो उसके एक्चुअल से शुरू करें, उस कॉस्ट के जो भी 2-3 वेरिएंस हैं वो लिखें, और इसका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट के बराबर आएगा। एक्चुअल ऊपर लिखें, वेरिएंसेस लिखें, तो आंसर स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। ये स्प्रिंग 7 के पार्ट बी में था। अच्छा, अब आपको सवाल होमवर्क दे रहा हूं एक। ये सवाल आपने करना है, मटेरियल मिक्स और यील्ड का सवाल है। अच्छा सवाल है? 4 कैसे? नहीं, कर लिए ना, बस ये 3 तो कर ही लिए। सवाल आपने करना है जी स्प्रिंग 19 का। अच्छा, इसमें मैं एक अजम्पशन बता रहा हूं आपको, उस अजम्पशन से ही करना सवाल। जब कर आएंगे कल और मैं सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर बताऊंगा कि इसकी मैंने अजम्पशन क्यों दी थी। बस अभी दे रहा हूं अजम्पशन। क्वेश्चन है स्प्रिंग 19 का, पैक की बुक में पेज 319, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, डेजी लिमिटेड, स्प्रिंग 2019। राइस की बुक में क्वेश्चन नंबर 1, पेज 486 पे, डेजी लिमिटेड, स्प्रिंग 2019 का सवाल है ये। अच्छा, इसमें आपने ना अजम्पशन ये लेनी है कि ये जो प्रोडक्शन दी हुई ना 27,000 यूनिट्स में, इसको आप देखेंगे ना तो पहले ही टेबल के अंदर प्रोडक्शन दी हुई है 27,000 यूनिट्स। ये जो यूनिट्स है ना, आप इसको किलो कर लें, यानी प्रोडक्शन भी किलो में ही है। तो ये सवाल अब होना चाहिए। मुश्किल है सवाल, आसान नहीं है, अच्छा सवाल है। जो प्रोडक्शन के आगे यूनिट्स लिखा हो ना 27,000, यूनिट्स को किलो कर लें, यानी प्रोडक्शन 27,000 किलो है। 27,000 यूनिट्स को 27,000 किलो कर लें। इस सवाल में एक ऐसी गहरी बात थी जो इसको यूनिट्स किए बगैर नहीं हो सकती, किलो किए बगैर नहीं हो सकती। वो जब ये होमवर्क करेंगे तो डिस्कस करूंगा कि क्या मसला था सवाल के अंदर। इसी तरह पॉइंट नंबर 7 में 27,400 यूनिट्स को किलो कर लें। देयर वाज नो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मंथ वाज 1000 यूनिट्स की जगह 1000 किलो, और 1500 यूनिट्स की जगह 1500 किलो। बस प्रोडक्शन किलो कर लें बस। ये करके आइएगा सवाल। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना, वो जो पीछे है वो जिस तरीके से आपको मैंने फार्मूले बताए हैं उससे डिफरेंट हुआ है। तो मैं जिस तरीके से फार्मूले बताए हैं आपको उसी तरीके से करके ये भी मैंने अपलोड कर दिया। तो ये आप सोल्यूशन जो मैंने अपलोड किया है वही वाला देखिएगा। ये आपका होमवर्क है। आप लोगों को सोल्यूशन में व्हाट्सएप कर दूं? मुझसे ले लेना क्लास के बाद याद से, अभी वो फाइल ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको जो चैप्टर शुरू कराने लगा हूं वो है लेबर। लेबर कॉस्टिंग।
ये चैप्टर 4 है। ये मैंने इसलिए लेट क्यों कराया है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक है लर्निंग कर्व, और लर्निंग कर्व की टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में होती है। तो अगर बहुत पहले कराया होता तो आप भूल भाल गए होते, तो इसलिए मैंने ये अभी कराना मुनासिब समझा। और इसमें ऐसा कोई जितना पीछे पड़ा उसमें आपको कोई मसला भी नहीं हुआ लेबर कैलकुलेशन के अंदर, तो इस चैप्टर को मैंने इसलिए यहाँ प्लेस किया हुआ है। अब इसके बाद मैंने डिसीजन मेकिंग करानी है आपको। बता दूं, ये चैप्टर आसान है। ये बजटिंग वगैरह सबसे आसान है। लर्निंग कर्व तो खैर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फाइनल में होता था वो टॉपिक, तो उसको यहाँ उन्होंने कॉस्ट में शिफ्ट कर दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के अंदर मैं जिस तरह पहले चैप्टर को हिस्सों में बांटा होता था, इसको भी हिस्सों में बांट रहा हूं ताकि मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पढ़ा सकूं। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। इस चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक हिस्सा है जहां पर हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, यानी वेजेस की कैलकुलेशंस, बोनस, ओवर टाइम, ये कैलकुलेशन सीखेंगे। ये कैलकुलेशन पहले का मतलब है ये पुरानी स्कीम में ये चैप्टर जब था तो उसमें इस कैलकुलेशन में एग्जामिनर का फोकस था, कितने घंटे गुजरे, बोनस कितना मिलेगा, यानी ये जो डिटेल कैलकुलेशन है ना वेजेस की, दिहाड़ीदार मजदूरों की, उन पे ज्यादा फोकस था। फिर ये सिलेबस से निकल गया, 2-3 साल गायब रहा। फिर जब सिलेबस में वापस आया तो साथ एक और टॉपिक भी सिलेबस में आया, लर्निंग कर्व। तो जब ये दोबारा सिलेबस में आया ना 2017 में, तो फिर एग्जामिनर का फोकस इस पे हो गया, और बुक के अंदर भी इस पे बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं की गई, लेकिन हमने करना तो इसको है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस देखेंगे जो मैं इसके लिए ना क्वेश्चंस कुछ तो पैक राइस की बुक में हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और मैंने पास्ट पेपर्स के ही, तो वो अलग से आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा। तो इन पे हम बात करेंगे जरूर, लेकिन अब एग्जामिनर का फोकस इससे ज्यादा इस पे है, लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस का हिस्सा है इसलिए इससे बात जरूर करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 2002, 10, 12, 9, 8 इतने पुराने होंगे। दूसरा हिस्सा मैं रखूंगा इसका जर्नल एंट्रीज। तो इसको मैंने 3 टॉपिक्स में बांटा हुआ है इस चैप्टर को। पहले वेजेस की कैलकुलेशन पढ़ते हैं। इंसेंटिव्स ही है ना, इंसेंटिव्स ही हैं। वेजेस कैलकुलेशन में आते हैं। जो हमारे वर्कर्स हैं, अच्छा एक तो हैं ऑफिस के लोग, सैलरीज, इसमें को खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो होते हैं ना प्रोडक्शन वर्कर्स, जिनको पर आवर के हिसाब से पैसे दिए जा रहे होते हैं, या जितने यूनिट्स बनाए हैं, उनमें फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसलिए आप इस वक्त इस टॉपिक को पढ़ते हुए फैक्ट्री के वर्कर्स ही ध्यान में रखिएगा। फैक्ट्री के वर्कर्स को जो पैसे दिए जा रहे होते हैं, नॉर्मली 2 सिस्टम्स चलते हैं।
इसके अलावा भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली दो सिस्टम चलते हैं। एक जिसमें इनको पैसे मिलते हैं इनके टाइम के हिसाब से, टाइम रेट सिस्टम, और एक जिसमें इनको पैसे मिलते हैं इनके काम के हिसाब से, उसको पीस वर्क सिस्टम भी कहते हैं। तो एक सिस्टम है जिसमें इनको पैसे मिलते हैं टाइम के हिसाब से, कितने घंटे काम किया तो रेट भी पर आवर होता है। एक सिस्टम है जिसमें इनको पैसे मिलते हैं काम के हिसाब से, कि इनके पर यूनिट पैसे तय होते हैं और जितने यूनिट्स बनाएंगे उतने पैसे मिल जाएंगे। पहले टाइम रेट सिस्टम देखते हैं। ये बता दूं यार, इस पे कैमरा था ना? पहले ये टाइम रेट सिस्टम देखते हैं। अच्छा, ये मैंने कब शुरू किया है समीर, ये 60B? वो माइक की ब्रेक डाल के सब, ठीक। टाइम रेट सिस्टम देखते हैं पहले। टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है? टाइम रेट सिस्टम में ये होता है कि जो पैसे हैं वो पर आवर एग्री होते हैं, रेट पर आवर इज एग्रीड एंड wages are paid for total hours। पर आवर रेट एग्री हो जाएगा और जो पैसे दिए जाएंगे फिर वो टोटल आवर्स के पैसे होंगे कि कितने घंटे काम किया है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्कर ने हमारे साथ रेट एग्री किया हुआ है, वेज रेट 150 पर आवर, और जो उसका टोटल वर्क था मंडे को 7 आवर्स, ट्यूसडे को 8.5 आवर्स, वेडनेसडे को 9 आवर्स, थर्सडे को 7 आवर्स, फ्राइडे को 8 आवर्स। तो उसके इसी से आगे चल रहा हूं। टोटल वेजेस फॉर द वीक कितनी? टोटल कितने आवर्स काम किया उसने पूरे वीक में? और 1 घंटे के उसको देने हैं 150 रुपए, तो टोटल 59525। ठीक है, ये टाइम रेट है कि जिसमें वर्कर से पर आवर रेट एग्री हुआ, जितने घंटे टोटल काम करेगा उतने घंटे के पैसे मिल जाएंगे उसको। जहां भी टाइम के पैसे होते हैं और वैसे भी डिसिप्लिन के लिए भी आवर्स तय होते हैं, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो तय हैं कि शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू होगी 5 बजे तक, फिर अगली शिफ्ट शुरू हो जाएगी, तो टाइम तय हुआ होता है। तो नॉर्मल ऑफिस आवर्स हर ऑफिस में एग्रीड है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स हर फैक्ट्री में एग्रीड है। फैक्ट्रीज में इसका एहतमाम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर लेबर लॉज जरा ज्यादा कवर कर रहे होते हैं, तो फैक्ट्रीज में इसका एहतमाम बहुत ज्यादा है। ऑफिसेज में इतना नहीं है। जैसे आप लोग जब आर्टिकल्स में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि 9 to 5 कौन 5 उठता है,
कहीं ना कहीं काम होते ही हैं, लेट बैठे रहते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जहां प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पर ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ता है। वहां पर टाइम खत्म, मशीनें बंद, बस छुट्टी, सायरन बजा, छुट्टी, सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, अपनी दिहाड़ियां लेके जा रहे हैं घर। तो फैक्ट्रीज के अंदर टाइम को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर रोज के 8 घंटे तय हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं, लेकिन अगर काम ज्यादा है, प्रोडक्शन डिमांड ज्यादा है, तो लोगों को फिर रोकना पड़ेगा ना। तो लोग तो कहेंगे नहीं भाई, हम तो बस 8 घंटे के मुलाजिम हैं, हमने घर भी जाना है, तो उनको फिर ओवर टाइम का लालच देना पड़ेगा। तो वो जो ओवर टाइम का लालच होगा वो 150 रुपये ही होगा या उससे ज्यादा होगा? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लालच जो दे रहे हैं। तो जब हमें काम ज्यादा चाहिए होता है तो फिर ओवर टाइम के फिर ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। is normally paid at a higher rate। ये एग्जाम्पल बस यही थी, ये आगे मैंने अब नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये एग्जाम्पल थी, ये एग्जाम्पल डब्बे में कैद कर दी मैंने, बाकी टॉपिक ये चल रहा है। ये तो ओवर टाइम जो है वो नॉर्मली एक हायर रेट पे दिया जा रहा होता है। इसके लिए भी एक सवाल कर लेते हैं। लिखिए सवाल, ओवर टाइम के लिए एक सवाल। बेसिक वेज रेट 200 पर आवर, 200 पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे पर डे, 8 आवर्स पर डे। Overtime is paid at basic rate plus 30%। बेसिक रेट प्लस 30%। क्या मतलब है? 200 रुपए पे 30% और ऐड करते हैं तो ओवर टाइम देते हैं। A worker worked for following hours। A worker worked for following hours। फॉलोइंग आवर्स में ये लिख लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और आवर्स में कर लें 9, 10.5, 8, 8,
और 9.5 और रिक्वायर्ड है टोटल वेजेस फॉर द मंथ फॉर द वीक, टोटल वेजेस फॉर द वीक। करें ट्राई, करें आप लोग ट्राई। नाइन्टी 300।
अच्छा, इसको ना मैं दो तरीके से करने लगा हूं और मैं आपको बता दूंगा कि मैं किसको फिर अफजल तरीका लेके चला करूंगा। एक तरीका, बेसिक वेजेस फॉर नॉर्मल आवर्स। तो 5 दिन में नॉर्मल आवर्स कितने होने चाहिए थे? 40, और इस पे रेट आना चाहिए था कितना? 200। कितने? 8000। और ओवर टाइम जो लगाया, कितने घंटे लगाया? 5 घंटे। तो उन 5 घंटों में 200 की जगह 60%, 30% और ऐड, 260 का रेट होगा। 1.3 कर ले। मैं असल में ना एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने 260 लिखा है। 260 का रेट पड़ेगा ना 30% ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना? 1393। एक ये तरीका है, लेकिन मैं ये तरीका पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। उसकी भी रीजन है। मेरे हिसाब से अफजल तरीका ये है, ये अफजल तरीका। नहीं, अफजल तरीका ये है कि बेसिक वेजेस फॉर टोटल आवर्स, टोटल आवर्स, जो टोटल उसने घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया? 45 इंटू 200, कितना? 9000। अगर उसका ओवर टाइम का एक्स्ट्रा रेट ना होता तो टोटल कितने पैसे देते ना, लेकिन ओवर टाइम आवर्स में उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? ओवर टाइम प्रीमियम। पांच घंटों में उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 60 रुपए। ओवर टाइम प्रीमियम कितना? 300। ये उसके वीक की वेजेस हो गई। ये दूसरा तरीका, मैं ये दूसरा तरीका ही यूज किया करूंगा। कॉलम कौन सा? उसके सामने नॉर्मल टाइम का भी कॉलम डाल दो और ओवर टाइम का भी, तो टोटल नीचे निकलेगा ऑटोमेटिकली। चलो ठीक है, डालें। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आगे कोई चीज है टेक्निकलिटी है? नहीं, कुछ नहीं, उसके खिलाफ ही है, इतना ही है। खराबी नहीं है, वो बाज़ औक़ात ना ऐसा हो सकता है कि कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जो सिर्फ बेसिक वेजेस से लिंक्ड हो, यानी सिर्फ 200 रुपए का 10%। ये तो एक्स्ट्रा 60 रुपए ऊपर है ना। कुछ खर्चा हो सकता है कि जी सिर्फ बेसिक वेजेस का जो बेसिक लेबर कॉस्ट है सिर्फ उसका इतने %, तो वो फिर 9000 का परसेंटेज होगा। हो सकता है कोई एक्सपेंस ऐसा। सर अगर ना किसी दिन में 8 घंटे काम ना किया, 6 घंटे काम करके चला गया, उसके पैसे काटेंगे, ये कह रहे हो? वैसे तो ऐसा होगा नहीं ना, लेकिन अगर कुछ सवाल में ऐसा बता दिया जाता है कि उसके पैसे कटेंगे उस टाइम के। एक दिन में ना 6 घंटे काम किया, चला गया, तो 2 घंटे कम काम किया ना, कम काम किया। अब ना अगले दिन ना उसने 10 घंटे काम कर लिया, वो अपना 2 घंटे कल वाले कंपनसेट करेगा या नहीं? वही कह रहा हूँ ना कि अगर उसने एक दिन 6 घंटे, अगले दिन 10 घंटे काम कर लिया, तो वो जो ऊपर वाला 2 घंटे है वो ओवर टाइम है कि नहीं है? वो तब की बात है कि उस 2 घंटे के पैसे काटने कि नहीं काटने। अगर पैसे काटने हैं तो ही अगले दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा उस 2 की जगह कंपनसेट हो रहे होंगे। देखो, एक दिन 6 घंटे काम किया, एक दिन 10 घंटे काम किया। अगर इस दिन 2 घंटे के पैसे कटने हैं तो इस दिन 6 घंटे के पैसे, और अगले दिन वो जो 2 घंटे हैं वो इसी में काउंट होंगे क्योंकि उसके पैसे कटे हैं। ये डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या है, इसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उनका आपस का क्या तय है। यानी अब जैसे हमने, अगर अभी ये वाली चीज है,
अगले दिन वो 8 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे इस तरह काम करता है। तो अभी हमने ओवर टाइम किस तरह निकाला है? सबको ऐड करके निकाला है ना। तो जब सबको ऐड करेंगे तो कंपनसेट हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है कि उनका क्या एग्रीड है वर्कर्स के साथ। तो इसके लिए तो सवाल की वर्डिंग कोई देखना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जब अभी इसमें सवाल में मैंने क्या रिक्वायर किया था? वेजेस फॉर द वीक टोटल, तो इसका मतलब टोटल के ऊपर ही चल रहे हैं, वो कंपनसेट हो जाएगा अगर किसी दिन कम काम किया होगा तो। ये हो गया ओवर टाइम। और टाइम रेट में बस यही है। अब आते हैं पीस वर्क पे। पीस वर्क सिस्टम, पीस वर्क सिस्टम ये है कि वर्कर के साथ जो रेट तय होगा वो होगा पर यूनिट, कि जितने यूनिट वो बनाएगा उतने पैसे ले ले। तो इसमें रेट टाइम का नहीं पर यूनिट एग्रीड है। तो जब उससे पैसे ही टोटल, जब पैसे ही पर यूनिट एग्रीड हैं तो फिर टोटल वेजेस कैसे बनेगी? इनटू आवर्स करके, इनटू यूनिट। देखें रुपीस पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करेंगे तो टोटल पैसे निकलेंगे ना। पहले रुपीस पर आवर थे तो मल्टीप्लाई बाय टोटल आवर्स किए थे, अब रुपीस पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स करेंगे। मिसाल के तौर पे वेज रेट एग्रीड है 50 पर यूनिट, और जो वर्कर ने टोटल प्रोडक्शन की है वो है 140 यूनिट्स। तो इसकी टोटल वेजेस कितनी बन जाएंगी? 140 इंटू 50 कितनी? 7,000। ये पीस वर्क सिस्टम है। इसमें ओवर टाइम होगा जब पैसे ही टाइम के नहीं है। अब चाहे वो 10 घंटे काम करके 2 यूनिट बनाएगा तो 2 यूनिट के पैसे लेगा, 4 घंटे काम करके 400 यूनिट्स बना देगा तो 400 यूनिट्स के पैसे ले लेगा। देखो निकम्मे लोग तो नहीं रहते ना, वो तो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो पीस रेट सिस्टम है इसमें अच्छे वर्कर्स का एक नुकसान भी हो सकता है। अच्छे वर्कर्स का नुकसान कैसे हो सकता है? कि अगर काम ही कम है, अब वो वर्कर अच्छा है लेकिन डिमांड कम है, जैसे लेक्चर ही कम रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उस बेचारे का क्या कसूर है? वर्कर अच्छा है लेकिन लेक्चर कम रिकॉर्ड हो रहे हैं तो उसको तो पर लेक्चर पैसे मिलने हैं। तो अच्छे वर्कर्स के लिए इसमें नुकसान हो सकता है, तो उनको रिटेन करने के लिए कुछ गारंटी भी किया जा सकता है। जो अच्छे क्वालिटी वर्कर्स हैं मिनिमम
guaranteed wage is also agreed। मिसाल के तौर पे, अच्छा अब ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे जो वेज एग्रीड है, एक मिसाल, यानी पहली मिसाल जो एग्रीड वेज है वो ये है कि ₹5,000 पर मंथ प्लस 20 रुपए पर यूनिट। ये क्या हुआ? 5,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा जितने यूनिट्स बनाएगा 20 रुपए पर यूनिट मिलेंगे। तो इससे उसको तसल्ली है कि 5,000 तो कम से कम होगी मेरी इनकम। तो इसमें एक मिनिमम गारंटीड 5,000 का पोर्शन आ गया। एक और मिसाल, प्रोडक्शन किस वजह से रुक सकती है? यार डिमांड ही नहीं है, लॉकडाउन है। तो सब 5,000 तो नहीं देंगे? देंगे ना, तय। इसको रिटेन करना, तनख्वाह तो लेनी है ना, वरना फिर वो छोड़ देगा, फिर कोई और काम शुरू कर देगा वो। एक और मिसाल, जो वेज एग्रीड है वो तो ₹50 पर यूनिट है, ये तो एग्रीड 50 पर यूनिट है। और साथ ये भी एग्रीड है कि मिनिमम वेजेस फॉर एनी मंथ will be paid for 40 यूनिट्स। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी महीने वर्कर 70 यूनिट्स बनाएगा तो कितने पैसे मिलेंगे उसको? 70 इंटू 50, 150 बनाएगा, 150 इंटू 50, लेकिन सिर्फ 25 बनाएगा तो 40 इंटू 50। क्योंकि अगर डिमांड कम है तो उस बेचारे का तो कसूर नहीं है, तो उसके साथ एक मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स एग्री किया जा सकता है कि इतने के तो पैसे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन अगर से ज्यादा बनाओगे तो ठीक है, जितने तुम्हारे होंगे, यानी एक लोअर लिमिट लगा दी, वैसे प्रोडक्शन के हिसाब से, लेकिन एक लोअर लिमिट लगा दी। तो ये भी एक तरीका है उसको मिनिमम गारंटी वेज करने का। अच्छा, पीस वर्क में एक और वैरायटी ये हो सकती है कि स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना है तो जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा उसका रेट बढ़ता भी जाएगा ताकि वो और ज़्यादा अच्छा काम करे। तो हो सकता है कि डिफरेंट स्लैब रेट्स may be used to increase production।
इसकी भी मिसाल देख लें। वेज रेट रुपीस पर यूनिट। ये वर्कर को हमने एक रेट लिस्ट दी हुई है। वर्कर को कहा है कि वो जो पहले 50 यूनिट्स बनाएगा फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स या उससे कम, तो उसको 120 पर आवर मिलेगा। लेकिन जो नेक्स्ट 100 बनाएगा, यानी 50 से ऊपर, दैट इज 51 से 150 तक, ये होगा ना नेक्स्ट 100, तो इनका रेट उसको 160 मिलेगा। और जो उसके बाद नेक्स्ट 100 होंगे, यानी 151 से 250 तक, इसका रेट उसको 200 मिलेगा। और जो उसके बाद जितने भी उसकी हिम्मत हुई फॉर प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 250 यूनिट्स, इसका इसको 250 पर यूनिट मिलेगा। प्रोडक्शन एक दिन की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है, जो भी है, वीक है, मंथ है, जो भी है। इस रेट लिस्ट के सामने रखते हुए उस वर्कर की टोटल वेजेस बताएं जिसने 272 यूनिट्स बनाए हैं। करें सॉल्व। जिस वर्कर ने 272 यूनिट्स बनाए उसकी टोटल वेजेस निकालें। 272 यूनिट्स। जिस वर्कर की प्रोडक्शन 272 यूनिट्स है उसकी टोटल वेजेस निकाल दें। जी
कैसे? उसने चूंकि 272 यूनिट्स बनाए हैं तो पहले 50 इंटू 120, अगले 100 इंटू 160, अगले 100 इंटू 200, कितने हो गए? 250। फिर ऊपर रह गए कितने? 22। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47,500। ये पीस वर्क सिस्टम है। ये भी भेजिए। क्या? 50,000 भी भेजते हैं। हाँ जी, क्यों? क्या ज्यादा लग रही है? गरीब आदमी अगर ज्यादा ले जाएगा तो तकलीफ हो रही है आपको? हैं? ज्यादा लग रहे हैं पैसे? पता है कितना खर्चे होते हैं महीने के? मुझे तो पता है। बाकी बताएगा। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गए बेसिक वेजेस के सिस्टम। अब इससे आगे चलते हैं। इंसेंटिव प्लान्स, ये वेज कैलकुलेशंस के अंदर ही हूं मैं। इंसेंटिव प्लान्स, इंसेंटिव्स क्यों दिए जाएंगे वर्कर्स को? उनको टारगेट दिया होगा उनकी एफिशिएंसी ताकि बढ़े और ज्यादा काम करें, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स नॉर्मली जो सबसे ज्यादा चलता है वो है बोनस। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल बोनस प्लान, और इसी से मिलता जुलता है ग्रुप बोनस प्लान। क्या लगता है नामों से इनमें फर्क? की परफॉर्मेंस पे मिलेगा और ये टीम की परफॉर्मेंस पे मिलेगा। लाइक मैन ऑफ द मैच और मैच जीतने पे पूरी टीम को इनाम। तो इंडिविजुअल को मोटिवेट करना हो तो इंडिविजुअल बोनस प्लान, और पूरी टीम को करना हो तो ग्रुप बोनस प्लान। कैलकुलेशन दोनों की सेम होती है। फिर इसके अलावा इनके अंदर प्रॉफिट भी बांटा जा सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हो सकता है। फिर इसके अलावा वर्कर्स में तो कम चांस हैं, ज्यादा ये मैनेजरियल लेवल पे होता है, शेयर स्कीम्स हो सकती हैं। ये जो एम्प्लॉइज हैं इनको शेयर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ये मैनेजरियल लेवल पे होता है। गरीबों को क्या करना है शेयर देके। फिर इसके अलावा एक ये जो स्लैब रेट्स है ना, इससे मिलती जुलती एक चीज होती है, उसको कहते हैं हाई डे रेट सिस्टम। ये भी एक इंसेंटिव प्लान ही है। ये कराऊंगा ना एक एक करके। इनमें सवालों के एतबार से ये और ये हैं, बाकी जबानी जबानी पढ़का दूंगा। मेनली ये दो ही हैं, इंडिविजुअल बोनस प्लान और ग्रुप बोनस प्लान। काफी है, क्योंकि इंडिविजुअल बोनस प्लान पे आगे फिर लंबी बातें। चलें फिर यहीं रोकते हैं इसको। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं ये और ये दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अगला चैप्टर है जिम्मेदारी। वो अमानत वाली बातें इतनी थी, जिम्मेदारी। इसमें अमानत वाली भी जिक्र आ रहे हैं दोबारा।
लेकिन जिम्मेदारी है मेनली इसका टॉपिक। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजांची यानी जिसके ज़िम्मे पैसे लगाए गए हैं, हमारा प्रोफेशन वो है कि जब उसको कोई हुक्म दिया जाए और वो उसे दिल की फराखी के साथ पूरा करे तो वो 2 सदका करने वालों में से एक है। यानी जिसको पैसों का हिसाब किताब दिया गया है और उसको जो काम दिया जा रहा है वो ईमानदारी से पूरा कर रहा है, जहां खर्च करने को कहा है वो कर रहा है ईमानदारी के साथ, बीच में डंडियां नहीं मार रहा, तो वो ऐसे ही काउंट हो रहा है जैसे सदका कर रहा है। वो कर अपनी जिम्मेदारी पूरी रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से पैसे ऐसे मैनेज कर रहा है जो उसको हुक्म दिए गए हैं, तो वो सदका करने वालों में काउंट हो रहा है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।